दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के माथेरान की है। माथेरान में एक इलाका है इंदिरा नगर। इसी इलाके में एक होटल है, साई सदन लॉज। यह बात 2021 की है। 11 जनवरी को एक कपल साई सदन लॉज में आया था। उन्होंने कमरा नंबर 207 बुक किया। कपल ने रात का खाना मंगवाया और उसके बाद से कोई हलचल नहीं दिखी। अगले दिन 12 दिसंबर की सुबह जब हाउसकीपिंग ने ब्रेकफास्ट के लिए दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद हाउसकीपिंग स्टाफ ने मैनेजर को इसकी सूचना दी। मैनेजर को लगा कि शायद अंदर सो रहे होंगे या फिर बाहर चले गए होंगे। शक बढ़ने पर मास्टर की से दरवाजा खोला गया। जैसे दरवाजा खोला जाता है, अंदर कमरे में कोई नहीं दिखाई देता। मगर जब कमरे की गहराई से जांच की गई तो एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बेड के नीचे एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश नग्न हालत में थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका सिर गायब था। सिर के बिना लाश देखना किसी के लिए भी असहनीय था। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। कमरे में चारों तरफ ध्यान से छानबीन की गई, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे यह पता चल सके कि लड़की कौन थी। पुलिस ने लाश को ध्यान से देखा तो एक और अजीब बात सामने आई। लड़की के बाजू पर एक टैटू था जिसे चाकू से बुरी तरह खरोच दिया गया था। टैटू की बस हल्की सी निशानी बची थी, लेकिन यह समझना नामुमकिन था कि उसमें क्या बना हुआ था। कोई नाम, कोई डिजाइन या कुछ और। पुलिस को यह साफ हो गया कि कातिल ने पहचान छुपाने के लिए यह सब किया था। सिर गायब करना और टैटू मिटाना, दोनों का मकसद यही था कि लाश की शिनाख्त ना हो सके। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि यह कपल कौन था। लॉज के रजिस्टर की जांच की गई तो वहां 2 नाम लिखे हुए थे, अमजद खान और रुबीना बेगम। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया था और एड्रेस के लिए मुंबई का एक पता दिया था। स्टाफ ने बताया कि यह कपल 11 दिसंबर को दोपहर बाद लॉज में आया था। उन्होंने चेक इन के दौरान आधार कार्ड दिया था, लेकिन पुलिस की जांच में पता चला कि वह आधार कार्ड नकली था। लॉज के मैनेजर ने कहा कि दोनों देखने में सामान्य लग रहे थे, लेकिन लड़की थोड़ी डरी हुई और बेचैन नजर आ रही थी। पुलिस ने कमरे के साथ साथ लॉज के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने शुरू की। फुटेज में दोनों लॉज में एंटर करते हुए दिख रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि अगले दिन लड़का अकेला ही बाहर जाता नजर आया और फिर लौटकर नहीं आया। अब तक जो चीजें सामने आई थीं, उनसे यह साफ था कि यह मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। सिर गायब करना और टैटू को खुरचन इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि कातिल नहीं चाहता था कि लड़की की पहचान किसी भी हालत में सामने आए। मुंबई का पता जो रजिस्टर में दर्ज था, पुलिस के लिए अगला सुराग था। रायगढ़ से पुलिस की एक टीम को तुरंत मुंबई भेजा गया। वहां पहुंचने के बाद जब पुलिस ने दिए गए पते की जांच की तो पता चला कि उस जगह पर कोई अमजद खान या रुबीना बेगम नाम का व्यक्ति कभी रहता ही नहीं था। यह साफ हो गया कि पता फर्जी था। पुलिस को यह पहले से अंदेशा था। जो कातिल लाश की पहचान मिटाने के लिए इतना कुछ कर सकता है, वह सही पता क्यों देगा। अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। सिर गायब था, टैटू मिटा दिया गया था और लाश पर कोई कपड़ा तक नहीं था। यह कातिल की सोची समझी योजना थी। उसने न सिर्फ लाश का सिर गायब किया, बल्कि शरीर पर मौजूद पहचान के सारे संकेत मिटा दिए। अब पुलिस के पास सिर्फ एक नग्न धड़ था और उसकी पहचान करना एक पहेली बन गई थी। पुलिस ने लॉज के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को कुछ अहम सुराग दिए। सबसे पहले लॉज के कैमरों में एक महिला और एक पुरुष दिखाई दिए। दोनों के चेहरे मास्क से ढके हुए थे और पुरुष के कंधे पर एक बैग लटका हुआ था। इनकी चाल और बॉडी लैंग्वेज देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि यही दोनों अमजद और रुबीना थे। एक और सीसीटीवी कैमरे में वही लड़का नजर आया। इस बार भी उसके कंधे पर बैग था और वह तेजी से लॉज से बाहर निकलता दिखा। उसकी चाल में घबराहट और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। पुलिस को लगा कि कत्ल शनिवार की रात और रविवार की सुबह के बीच हुआ है। 2 फुटेज तो मिली, लेकिन दोनों में लड़के का चेहरा मास्क से ढका हुआ था। ना कोई गाड़ी थी, ना कोई पहचान का सुराग का पैदल था। इसलिए गाड़ी के नंबर ट्रेस करने का विकल्प भी खत्म हो गया। पुलिस ने फैसला किया कि लॉज के आसपास के इलाकों के कैमरों की फुटेज खंगाली जाए। दर्जनों कैमरों की जांच के बाद एक और फुटेज में वही लड़का दिखाई दिया। इस बार वह सुनसान इलाके की तरफ जाते हुए नजर आया
यह रास्ता बिल्कुल वीरान था। न कोई होटल, न दुकान, न कोई रिहायशी इलाका, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। लड़का अपने बैग के साथ इस रास्ते पर जाता दिखा और फिर कैमरे से बाहर हो गया। अब पुलिस के पास 3 फुटेज थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं। पहली फुटेज महिला और पुरुष ने लॉज में एंट्री की, दूसरी फुटेज लड़का लॉज से बैग लेकर बाहर निकला, तीसरी फुटेज वह सुनसान रास्ते पर जाते हुए दिखा। पुलिस को यकीन था कि कातिल ने सिर और कपड़ों को बैग में छुपाकर साथ ले जाने की योजना बनाई थी। अब पुलिस की टीम ने तय किया कि सुनसान इलाके को पूरी तरह छान मारा जाएगा। शायद वहां बैग, सिर या कत्ल से जुड़ा कोई सबूत मिल सके। लेकिन समय बीतने के साथ कातिल के भाग जाने का डर बढ़ता जा रहा था। पुलिस के पास बहुत कम वक्त था और हर छोटा सुराग भी इस केस को सुलझाने में अहम हो सकता था। पुलिस की टीम उस सुनसान रास्ते को खंगाल हुए एक गहरी खाई तक पहुंची और वहां कुछ संदिग्ध नजर आ रहा था। काले पॉलीथीन की एक थैली, ऊपर से देखने पर पुलिस को उसके आसपास खून के धब्बे दिखाई दिए। यह एक बड़ा सुराग हो सकता था। थैली को खाई से निकालने के लिए पुलिस ने पूरी मेहनत की। जब थैली खोली गई तो उसमें एक लड़की का सिर मिला। पुलिस को यकीन हो गया कि यह सिर उसी लाश का है जिसका धड़ लॉज के कमरे में मिला था। इसके पास ही एक पर्स भी मिला। पर्स के अंदर एक डॉक्टर की पर्ची थी जिसमें लड़की का नाम लिखा था, पूनम पॉल। यह पर्ची गोरेगांव के किसी क्लिनिक की थी। इससे यह साफ हो गया कि लड़की गोरेगांव की रहने वाली थी और शायद हाल ही में इलाज कराने गई थी। पुलिस ने लॉज से यह जानकारी जुटाई कि रूम का पेमेंट कैसे किया गया था। पता चला कि पेमेंट लड़की के कार्ड से हुआ था। कार्ड के जरिए पुलिस को उसका नाम, पता और पूरी जानकारी मिल गई। पता ट्रेस करते हुए पुलिस गोरेगांव में लड़की के घर पहुंची तो पता चल गया कि हां, यहां एक लड़की थी जिसका नाम था पूनम पॉल और वह अपने पति के साथ गई थी। पुलिस पूनम पॉल के घर से मिली जानकारी के आधार पर उसके पति राम सुलोचन पाल तक पहुंची। राम मुंबई के पास बेलापुर में एक आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। पुलिस ने राम के घर वालों से उसका मोबाइल नंबर हासिल किया और उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स ट्रैक करनी शुरू की। राम सुलोचन का मोबाइल शनिवार दोपहर 12 बजे से रविवार सुबह 10 बजे तक बंद था। मोबाइल की आखिरी लोकेशन बेलापुर स्थित उसके घर के पास की थी। राम सुलोचन ने अपना मोबाइल बंद करने से पहले आखिरी बार घर के पास ही इसका इस्तेमाल किया था। अगर मोबाइल बंद था और उसकी लोकेशन घर के पास ही थी तो वह लॉज तक कैसे पहुंचा? पुलिस को संदेह था कि आज के दौर में जब हर कोई लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करता है, राम सुलोचन का इतने लंबे समय तक फोन बंद रखना अजीब था। और अगर राम बेलापुर में था तो पूनम का शव रायगढ़ के लॉज में कैसे पहुंचा? पुलिस जब राम सुलोचन पाल के घर पहुंची तो वह उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसने घबराते हुए पूछा, आप लोग यहां क्यों आए हैं? पुलिस ने जब उसे बताया कि उसकी पत्नी पूनम पॉल की हत्या हो है और उसका शव रायगढ़ के एक लॉज में मिला है, तो राम अवाक रह गया। वह कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर धीमी आवाज में बोला, यह कैसे हो सकता है? पूनम तो घर पर थी, वह रायगढ़ क्यों जाती? पुलिस को राम का यह जवाब थोड़ा अजीब लगा। राम ने दावा किया कि उसे पूनम के रायगढ़ जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह बार बार यही कहता रहा कि पूनम घर पर थी और वह रायगढ़ क्यों जाती, यह उसे समझ नहीं आ रहा। अब पुलिस ने राम के घर वालों, पड़ोसियों और ऑफिस के लोगों से जानकारी जुनी शुरू की। पुलिस को बार बार राम पर ही शक हो रहा था। आखिरकार पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया। राम लोचन ने आखिरकार पुलिस के दबाव में पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि उसका मोबाइल उसने खुद बंद किया था ताकि कोई उसकी लोकेशन ट्रैक ना कर सके। इसने अपने अपराध को परफेक्ट क्राइम बनाने के लिए महीनों तक पूयोना बनाई थी। उसने अपनी पहन छूने के लिए सब कदम उठे, जैसे गलत नाम से लॉज में कमरा बुक करना, असली पहचान पत्र का इस्तेमाल ना करना और सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए मास्क का उपयोग करना। उसकी योजना के मुताबिक वह जानता था कि आजकल हर जगह कैमरे होते हैं, इसलिए उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढकने के लिए मास्क पहना था। उसने अपनी पत्नी को भी इसी तरह का मास्क पहनने के लिए कहा ताकि लोग समझे कि वे कोविड-19 से बचने के लिए एहतियात बरत रहे हैं। कातिल ने अपराध के बाद पूनम के सिर को काटने का फैसला किया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। उसने टैटू को भी चाकू से खरोच दिया था ताकि पुलिस उस टैटू से उसकी शिनाख्त ना कर सके। कपड़े भी उतार दिए थे ताकि पुलिस कपड़ों से पहचान ना कर सके।
उसके बाद मोबाइल और बाकी सभी सामान को ले लिया ताकि कोई सुराग ना मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑन ऑफ कर दिया था ताकि पुलिस उसे ट्रेस ना कर सके। उसने जानबूझकर मोबाइल को घर पर छोड़ दिया था ताकि पुलिस को लगे कि वह घर से बाहर नहीं गया था, और उसकी लोकेशन घर पर ही रही। कातिल ने लगभग सभी सही कदम उठाए थे, लेकिन एक बड़ी गलती कर दी थी। वह सीसीटीवी कैमरों को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर पाया था। लॉज के पास और आसपास के इलाके में उसने कुछ सीसीटीवी कैमरों को छोड़ दिया था जिनसे उसकी पहचान उजागर हो गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कातिल ने अपराध के बाद पूनम के सिर को काटने का फैसला कातिल ने सोचा था कि उसने सारे सुराग साफ कर दिए हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने उसकी सारी योजना को नाकाम कर दिया और पुलिस तक उसकी पहचान पहुंच गई। राम सुलोचन ने एक कहानी बताई। वह कहानी यूं थी। राम सुलोचन पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह न्यू पनवेल इलाके का रहने वाला था। राम सुलोचन पाल और पूनम पॉल की शादी मई 2021 में हुई थी। शादी के बाद पूनम अपने माता पिता के पास मलाड में रहती थी क्योंकि वह नर्स की नौकरी करती थी, और छुट्टियों में वह पनवेल अपने के पास आती थी। लेकिन कुछ समय बाद राम सुलोचन को अपनी पत्नी पर शक होने लगा। उसे लगा कि पूनम बहुत ज्यादा खुले विचारों वाली है और वह बहुत आसानी से लड़कों से बात कर लेती थी। उसकी सोच थी कि यह सब ठीक नहीं है, और धीरे धीरे यह शक उसके मन में घर करने लगा। एक दिन राम सुलोचन ने पूनम से सवाल किया कि शादी से पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड था, तो पूनम ने हां कहा और बताया कि वे अच्छे दोस्त थे। लेकिन राम सुलोचन को यह बात और भी चुभने लगी। उसे लगा कि उसकी पत्नी का व्यवहार कुछ ज्यादा ही खुला है और यह कुछ सही नहीं है। इस शक के कारण उसने ठान लिया कि वह अपनी पत्नी को मार डालेगा। राम सुलोचन ने यह कदम उठाने से पहले बहुत सोच समझकर तैयारी की थी ताकि उसे पकड़ा ना जाए, लेकिन वह कुछ अहम गलतियां कर बैठा। पूनम एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी जो सबके साथ अच्छे से रहती थी और दोस्तों से बात करना उसे अच्छा लगता था। लेकिन राम सुलोचन ने उसकी मासूमियत और अच्छे व्यवहार को गलत समझ लिया और बस शक की वजह से उसने उसे मार डाला। यह कहानी एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। शक एक ऐसा जहर है जो किसी भी रिश्ते को खत्म कर सकता है। शक ने राम सुलोचन को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी पत्नी पूनम की हत्या कर दी। पूनम निर्दोष थी, लेकिन राम का झूठा शक और स्वार्थ उसे मौत तक ले गया। अगर राम ने पूनम के साथ खुलकर बात की होती तो शायद यह घटना टल सकती थी। हर किसी का स्वभाव अलग होता है, इसे सम्मान के साथ स्वीकारें। यह कहानी हमें रिश्तों में विश्वास बनाए रखने और गुस्सा काबू करना, आज शक से बचने की शिक्षा देती है। रिश्ते संवेदनशील होते हैं, उन्हें प्रेम और समझदारी से संजोए। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और याद रखें कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं। और आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। यह बात 2021 की है। 21 जुलाई की सुबह करीब 6 बजे का वक्त था। खेतों में काम करने वाले मजदूर रोज की तरह काम पर जा रहे थे। तभी कीर्तपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला अफगान के पश्चिम में स्थित वासित खां के आम के बाग में उन्होंने एक चारपाई पर किसी युवक की लाश देखी। मजदूरों ने तुरंत मोहल्ले के लोगों को इसकी खबर दी। मोहल्ले वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने भी देखा कि एक युवक की लाश चारपाई पर पड़ी है। यह खबर तेजी से फैल गई और किसी ने इसकी सूचना कीर्तपुर थाना पुलिस को दे दी। थाना इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र लगभग 27 से 28 साल लग रही थी। उसके माथे पर 3 गहरे घाव थे जो किसी धारदार हथियार से किए गए लग रहे थे। पुलिस ने जब मृतक के कपड़ों की तलाशी ली तो उसकी जेब से एक आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड की मदद से पता चला कि यह लाश शमीम के बेटे शरीक की है। इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने मृतक शरीक के घर वालों को घटना की सूचना भिजवा दी। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया और खुद थाने लौट आए। शरीक के पिता शमीम थाने आए तो उनकी तरफ से अज्ञात के खिलाफ
भदवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। केस की जांच शुरू करते हुए इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने शमीम से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 1.5-2 साल से शरीक घर नहीं आया था। वह अपने दोस्तों के साथ ही रहता था। जेल जाता था तो पता नहीं कौन लोग उसकी जमानत कराते थे। इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने शरीक के जमानतदार व दोस्तों का पता लगाया तो उनमें से कुछ नाम शक के घेरे में आए। उन सब की डिटेल्स खंगाली गई तो उनमें से अनस नाम के युवक पर उनका शक पुख्ता हो गया। अनस ही वह व्यक्ति था जो शरीक के सबसे करीब था। दोनों हर काम साथ करते थे। घटना वाले दिन की अनस के फोन की लोकेशन शरीक के साथ घटना स्थल की आ रही थी। इसके अलावा दोनों की कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर भी मिला जिससे दोनों लगातार संपर्क में थे। उस नंबर से घटना की रात 12 बजे शरीक के फोन पर कॉल की गई थी, जिसे शरीक ने रिसीव भी किया था। जांच में पता चला कि यह नंबर मुस्कान का था। जैसे जैसे सबूत सामने आए यह स्पष्ट हो गया कि शरीक की हत्या में मुस्कान और अनस का हाथ है। इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी, लेकिन दोनों ही घर से गायब थे। 25 जुलाई 2020 की सुबह करीब 5 बजे इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने अनस और मुस्कान को मोतीचूर गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या की वजह भी साफ साफ बता दी। बिजनौर में एक थाना है, नगीना देहात इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। हरजानपुर इसी गांव में नाजिम अंसारी का परिवार रहता है। परिवार में नाजिम की बेटी मुस्कान और 2 बेटे थे, हसन और साहिल, जो दूसरे शहर में काम करते थे। मुस्कान परिवार में इकलौती बेटी थी। इसी नाते उसे घर में ज्यादा लाड प्यार मिला। इसी प्यार दुलार ने मुस्कान को बेलगाम बना दिया था। बिजनौर में ही एक मोहल्ला है भाटा कुम्हार, यहीं पर शमीम अहमद का परिवार रहता था। परिवार में उनके 5 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। शमीम अहमद के सभी बेटे कमा खा रहे थे, सिवाय शरीक अहमद के शरीक चौथे नंबर का बेटा था। उसे सीधे तरीके से पैसे कमाना अच्छा नहीं लगता था। उसे अपराध की दुनिया लुभाती थी, जिसमें एक झटके में मालामाल हो जाने के रास्ते थे। शरीक ने भी अपराध की दुनिया में कदम रखा। शमीम अहमद ने शरीक से किनारा कर लिया। शरीक का हरजानपुर गांव जाना होता था, वहीं उसका दोस्त रहता था। वहां आने जाने के दौरान शरीक की मुलाकात मुस्कान से हुई थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। जब मुस्कान घर पर अकेली होती थी तब शरीक उसके घर पर मिलने जाने लगा। इन मुलाकातों में उसे पता चल गया कि मां बाप के काम पर जाने के बाद वह घर में अकेली रहती है। यह जानकर तो उसे जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। अब वह उसी समय उसके घर जाता जब वह घर में अकेली होती। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां पूरी तरह खत्म हो गई और उनका रिश्ता शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया। शरीक अहमद, जो मुस्कान को लेकर दीवाना हो चुका था, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बड़ा कदम उठाया। उसने शहर में खरीदा हुआ अपना एक प्लॉट मुस्कान के नाम कर दिया। शरीक ने न सिर्फ प्लॉट का नॉमिनी मुस्कान को बनाया, बल्कि नोटरी से प्रमाणित एक शपथ पत्र में साफ साफ लिख दिया कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उस प्लॉट की पूरी मालिकाना हक मुस्कान का होगा। वह चाहे तो उसे बेच भी सकती है। इस शपथ पत्र को देखकर मुस्कान बहुत खुश हुई। यह खुशी जायज भी थी, क्योंकि ऐसे वक्त में यह प्लॉट उसके बड़े काम आ सकता था। लेकिन इसी दौरान हालात ने करवट ली और शरीक को किसी मामले में लंबी सजा हो गई। अब वह लंबे समय के लिए जेल चला गया। शरीक के जेल जाने के बाद मुस्कान अकेली पड़ गई। उसकी शारीरिक और आर्थिक जरूरतें अब पूरी नहीं हो रही थीं। ऐसे में उसका दिल भटकने लगा। उसे ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। शरीक का जिगरी दोस्त अनस उसकी नजरों में आ गया। अनस काजीबाड़ा मोहल्ले का रहने वाला था और खुद भी अपराधी प्रवृत्ति का था। उसके खिलाफ नगीना देहात थाने में NDPS एक्ट और बाइक चोरी के 2 मुकदमे दर्ज थे। शरीक और अनस बचपन के दोस्त थे और हर गलत काम में एक दूसरे का साथ देते थे। दोनों ही नशे के आदी थे। अनस शरीक और मुस्कान के रिश्ते से अच्छी की तरह वाकिफ था। मुस्कान भी अनस को जानती थी। शरीक के जेल जाने के बाद मुस्कान ने अपनी जरूरतों के लिए अनस का सहारा लेना शुरू कर दिया। जब शरीक ने पहली बार अनस को मुस्कान से मिलवाया था, तभी अनस उसे देखता रह गया था। अब जब मुस्कान ने अनस की मदद लेनी शुरू की तो वह उसके करीब आने लगी। मुस्कान ने धीरे धीरे अनस से हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। वह उससे बड़े प्यार से बात करती
और कभी कभी उसके बदन से हल्के हल्के चिपकने लगी। अनस समझ गया कि मुस्कान अब उसे चाहने लगी है, लेकिन मुस्कान की इस बदलती चाहत से शरीक और अनस की गहरी दोस्ती खतरे में पड़ने वाली थी। वैसे भी अपराध की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती। अनस मुस्कान को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। मुस्कान ने अनस के साथ पहली बार जो शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद यह सिलसिला बेरोक टोक चलने लगा। अब दोनों के बीच कोई झिझक या दूरी नहीं बची थी। अनस और मुस्कान के बीच के संबंध इतने गहरे हो गए थे कि दोनों निकाह कर एक साथ रहने की योजना बना चुके थे। लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट शरीक था। शरीक हाल ही में एनडीपीएस के एक मामले में जमानत पर जेल से छूटा था। उसके जेल से लौटने के बाद अनस और मुस्कान खुलकर नहीं मिल पा रहे थे। मुस्कान को शरीक के नाम पर दर्ज प्लॉट का लालच आ गया था। उसे पता था कि अगर वह अनस के साथ रहने लगती तो शरीक से मिलने वाला प्लॉट उसके हाथ से निकल जाता। इसके अलावा शरीक भी उसके और अनस के लिए खतरा बन सकता था। यही सोचकर मुस्कान ने अनस के साथ मिलकर शरीक को रास्ते से हटाने की साजिश रची। मुस्कान के लिए यह सौदा फायदेमंद था, क्योंकि शरीक के हटते ही उसे न केवल प्लॉट मिलता बल्कि अनस भी हमेशा के लिए उसका हो जाता। उधर अनस को भी इस साजिश में अपना फायदा दिखा। उसे मुस्कान के साथ साथ प्लॉट पर भी कब्जा मिल सकता था। इसीलिए वह शरीक की हत्या के लिए तैयार हो गया। शरीक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी प्रेमिका मुस्कान और दोस्त अनस उसकी पीठ पीछे उसे धोखा दे रहे हैं। उस रात अनस ने बड़ी चालाकी से शरीक के साथ शराब पीने का प्लान बनाया। उसने खुद तो थोड़ी ही शराब पी, लेकिन शरीक को खूब पिलाई बातों में उलझाकर वह शरीक को कीरतपुर के मोहल्ला अफगाना में वासित खां के आम के बाग में ले गया। रात 12 बजे मुस्कान का फोन आया और शरीक ने उससे बातचीत खत्म होने के करीब 1 घंटे बाद नशे में धुत शरीक वहीं चारपाई पर लुढ़क गया। अनस ने अपनी चाल को अंजाम देते हुए सब्बल लोहे की रॉड से शरीक के माथे पर 3 बार वार किया। शरीक की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद अनस ने शरीक का मोबाइल उसकी जेब से निकाल लिया और सब्बल समेत मोबाइल को छिपा दिया। फिर वह चुपचाप वहां से लौट आया। पकड़े जाने के डर से वह मुस्कान के साथ फरार हो गया। जांच में मिले सबूत और कॉल डिटेल्स की वजह से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अनस की निशानदेही पर पुलिस ने शरीक का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल सब्बल बरामद कर लिया। इसके अलावा मुस्कान और अनस का मोबाइल, मुस्कान का आधार कार्ड, शरीक का आधार कार्ड और वह शपथ पत्र भी बरामद किया गया जिसमें प्लॉट मुस्कान के नाम लिखा गया था। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल अपकमिंग अद्विक को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।